हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू गरिमा जैप कैप चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। कैसी चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशंस, बताइएगा आप लोग मुझे चैट सेक्शंस में। इसके अलावा मैं एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि एमसीक्यू सीरीज आप लोगों का चल रहा है गाइस। तो जिनको भी एमसीक्यू की क्लासेस लेनी है, पीपीबी आरपीडब्ल्यूएम दोनों की ही कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली चल रही है, तो जाइए जाकर के देखिए। रात को 9:30 के करीब मैं आपका सेशन लेकर के आती हूँ। ऑलरेडी आपके लाइव सेशंस अपडेट हो चुके हैं, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहाँ पर पीपीबी की मॉड्यूल बी को कर रहे हैं। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को गाइस डिस्कस करते हैं, जिससे आपके जैब एग्जाम्स ने रिपीटेड मोड पे क्वेश्चंस किया है। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 28 पे आते हैं। अब आप कहोगे कि मैम 26 के बाद डायरेक्ट आप 28 पे कैसे आ गए? क्योंकि 27 चैप्टर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएंगे, स्मार्ट तरीके से क्लासेस लेंगे, यानी कि जो टॉपिक्स, जो चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं उसको हम स्किप कर सकते हैं, राइट? जैसे मैंने मॉड्यूल ए में भी किया था। तो सिमिलरली आपका 27 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 28 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से 28 को समझते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आपने आरबीडब्ल्यूएम में ऑलरेडी पढ़ रखा है, वही है, एक तरीके से आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट और स्ट्रेस्ड एसेट, इसी के बारे में समझेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए समझते हैं। वैसे किन के लिए फ्रूटफुल होगा? तो जो लोग भी जैब एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग भी डीबीएफ को दे रहे हैं, नए हैं मेरे चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आने वाले टाइम में काफी सारे मैराथन्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आपको टाइमली हर चीज की नोटिफिकेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। आगे चलिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में समझते हैं। एनपीए क्या होता है? तो ऐसा लोन जो काफी लंबा टाइम हो गया है लेकिन उसका कोई भी ईएमआई पे नहीं किया जा रहा है, ठीक है? यानी कि लोन और एडवांसेस जो कि आपके लिए इनकम जनरेट करना बंद कर दे। अब बैंक्स के लिए लोन इज द सोर्स ऑफ इनकम। अब जब लोन ही आपके लिए इनकम बंद कर दे देना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इस तरीके के हम अकाउंट्स को क्लासिफाई कर देते हैं एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो कौन कौन से ऐसे आपके सर्विसेज होते हैं और कितने टाइम पीरियड के लिए उस सर्विसेज, उस लोन्स को आप देते हो, तो उस अकाउंट में अगर इनकम जनरेट होना बंद हो जाता है तो उसे एनपीए कहते हो। उसको समझिए। देखिए, अगर आप टर्म लोन देते हो, ठीक है, नाउ इन दैट केस अगर कस्टमर ने 90 डेज हो गए हैं और मोर देन 90 डेज हो गया है, ओवरड्यू हो गया है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, इन दैट केस वो अकाउंट क्या कहलाएगा गाइस? एनपीए अकाउंट कहलाएगा। ओवरड्राफ्ट और जब कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज देते हैं, तो इस केस में अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, देखो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होने का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि बैंक से किसी कस्टमर ने कैश क्रेडिट की लिमिट ली है 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब नाउ इन दैट केस उसने यहाँ पर, उसका आउटस्टैंडिंग यहाँ पर बैलेंस हो चुका है 12 लाख का, ठीक। लेकिन 12 लाख का हो चुका है और वो पे नहीं कर रहा है, ना तो कोई ऑपरेशन हो रहा है इस अकाउंट में, ना तो कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये जो अकाउंट है, आपने सीसी 10 लाख का दिया था, 12 लाख का आउटस्टैंडिंग हो चुका है और स्टिल कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। देन दिस टाइप ऑफ सीसी और ओडी इज नोन एज आउट ऑफ ऑर्डर। और जैसे वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, इन दैट केस हम उसको एनपीए घोषित कर देते हैं, यानी कि दैट अकाउंट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपका जो भी सैंक्शन लिमिट है, विद इन दैट लिमिट ही आपके सीसी में पैसे हैं और स्टिल आप कोई भी डिपॉजिट्स नहीं कर रहे हो, कोई भी क्रेडिट्स नहीं कर रहे हो इस अकाउंट में, तो भी इसको हम आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट डिक्लेयर कर देते हैं। एंड दिस आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट इज नोन एज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, आपके पास कोई बिल परचेज या बिल डिस्काउंटेड है, वो भी अगर ओवरड्यू हो गया है फॉर मोर देन 90 डेज, इन दैट केस वो एनपीए हो जाएगा। एग्रीकल्चर लोन के केस में क्या होता है गाइस? दो तरीके के हम यहाँ पे लोन्स देते हैं, एक शॉर्ट क्रॉप के लिए होता है, एक लॉन्ग क्रॉप के लिए होता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला वो होता है जो विद इन 1 ईयर क्रॉप रेडी हो जाता है एंड हार्वेस्ट भी कर लिया जाता है, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। ये सब आपका शॉर्ट क्रॉप में आता है। अब मान लो अगर किसी फार्मर ने वीट के अगेंस्ट या राइस के अगेंस्ट लोन लिया है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला क्रॉप है और अमाउंट ओवरड्यू है, 2 क्रॉप सीजन तक उन्होंने कोई अमाउंट को रीपे नहीं किया है, देन दैट कंडीशन अकाउंट एनपीए हो गया है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन वाली क्रॉप क्या होती है? जिसको टाइम लगता है ग्रो करने में, यानी कि शुगर केन वगैरह होता है, 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड जिसको लग जाता है। तो अगर मान लो शुगर केन है, कॉफी है, टी है, ये सारे आपके लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होते हैं। तो मान लो कि आप यहाँ पर शुगर केन के अगेंस्ट लोन ले रहे हो बैंक से, लॉन्ग ड्यूरेशन का आपका क्रॉप है, 1 सीजन हो गए हैं, अभी तक आपने
रिकवर नहीं, ईएमआई नहीं पे किया है, इन दैट केस वो भी अकाउंट एनपीए हो जाता है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शंस गाइस, तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शंस में क्या होता है कि जो भी आपके पास बंडल्स होते हैं लोन्स के, आप वो सिक्योरिटाइज करके इन्वेस्टर्स को बेच देते हो, राइट। और इन्वेस्टर्स को जब आप सिक्योरिटाइज्ड लोन्स बेच देते हो, इन दैट केसेस जो भी कस्टमर्स बोरोवर की तरफ से ईएमआई आता है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को जाता है। अब मान लो इस केस में ऐसा हुआ कि कस्टमर ने पे नहीं किया। जब कस्टमर ने पे नहीं किया तो इन्वेस्टर्स को तो मनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपसे लोन को खरीदा है। नाउ इन दैट केस बैंक यहाँ पर उनको एक लिक्विडिटी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है, यानी कि मान लो एक्स्ट्रा में यहाँ पर टेम्प्रोरी, आप ऐसा समझ सकते हो, टेम्प्रोरी फैसिलिटीज होती है। 10 लाख की मान लो बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पे इन्वेस्टर को दे दिया। नाउ अब बैंक तो चाहेगा ना कि उस पैसे को कस्टमर से निकाल ले, है ना, क्योंकि वो बिहाफ ऑफ कस्टमर दिया था। तो नाउ इन दैट केस अगर कस्टमर 90 डेज हो गए हैं, 90 डेज तक उस 10 लाख को बैंक कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाया है, देन इन दैट केस वो भी अकाउंट एनपीए हो जाता है। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, डेरिवेटिव के बारे में आपको पता ही होगा। जब बैंक और कस्टमर दोनों ही यहाँ पे करेंसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं, तो जब आप करेंसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हो तो दोनों ही यहाँ पे एग्री करते हैं कि वी विल सेटल द मनी बेस्ड ऑन द फ्यूचर डेट, ठीक है। तो जो भी आपका फ्यूचर में करेंसी का जो भी रेट होगा, करेंसी कि जो भी आपके रेट चल रहे होंगे उसके हिसाब से हम इसको सेटल कर लेंगे। अब मान लो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव अगेंस्ट आपने लोन दिया है, ठीक है, एंड इन दैट केसेस जब आपने लोन दिया था उस केस में $1 बराबर 80 रुपए था, ठीक है। अब वो बढ़ गया है, हम आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पर अग्रीमेंट किया था जिसमें लिखा हुआ था वी विल सेटल द मनी बेस्ड ऑन द फ्यूचर डेट, ठीक है। तो मान लो फ्यूचर डेट में ये आपका इंडियन रुपी स्ट्रांग हो चुका है, अब 85 रुपीज इज इक्वल्स टू $1 हो गया है। नाउ इन दैट केसेस जो कस्टमर होगा उस कस्टमर को तो अमाउंट पे करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा। तो मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 5 लाख एक्स्ट्रा पे करने हैं, क्योंकि पहले 80 था उसके हिसाब से लोन लिया था, अब क्या है कि ये 5 रुपए हमारा इंडियन रुपी स्ट्रांग हो चुका है, तो वो बैंक को पे करेगा 5 लाख रुपए। लेकिन अभी 90 डेज हो गए हैं, मोर देन 90 डेज हो गए हैं, उसने पे नहीं किया है, ठीक है, ओवर ड्यू है ये रिसीवेबल, स्टिल नाउ 90 डेज हो चुके हैं, तब इसको हम एनपीए अकाउंट घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एनपीए कब होता है। नाउ आउट ऑफ ऑर्डर को समझिए कि बैलेंस रिमेन कंटिन्यूअसली अबव द सैंक्शन लिस्ट, जैसे सैंक्शन लिमिट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सैंक्शन लिमिट है 10 लाख का और आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गई है आपकी 12 लाख की, ठीक है। उसी को आप ड्रॉइंग पावर बोलते हो, 90 डेज हो चुके हैं, ठीक। और आप ना तो कोई डिपॉजिट कर रहे हो ना तो कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, इन दैट केसेस आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा वो अकाउंट, और उस केस में उसको हम एनपीए घोषित कर देंगे। या बैलेंस अगर आपका विद इन द लिमिट है, ये भी मैंने बताया कि अगर आपका सैंक्शन लिमिट के ही अंदर है, जैसे मान लो 10 लाख का सीसी दिया था बैंक ने, ठीक है, 8 लाख तक का आपका आउटस्टैंडिंग मान लो 8 लाख है, ठीक है, 8 लाख है। अब इस केस में आप कोई भी क्रेडिट डिपॉजिट नहीं कर रहे हो तो भी 90 डेज तक, तो भी उस केस में वो कैसा अकाउंट हो जाएगा गाइस, वो आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट हो जाएगा, एंड दिस अकाउंट इज कॉल्ड आपका एनपीए अकाउंट, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ओवरड्यू का क्या मतलब होता है, एनी अमाउंट ड्यू नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट सेट बाय द बैंक। अब जो भी बैंक के द्वारा एक डेट सेट किया गया है, उस डेट तक अगर आप अमाउंट को पे नहीं करोगे तो दिस अकाउंट इज ओवरड्यू अकाउंट ना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम चलते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ एनपीए। अब जब इस तरीके के अकाउंट्स हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, नाउ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आरबीआई यहाँ पे बैंक से कहती है कि आपको इस तरीके के अकाउंट्स को सबमिट करना है, एनपीए अकाउंट्स के रिपोर्ट को सबमिट करना है। तो कैसे करना है, एज ऑन 31 मार्च ईच ईयर। तो हर ईयर ऑडिटिंग कंप्लीट होने के बाद 31 मार्च को आपको ये एनपीए का रिपोर्ट आरबीआई को प्रोवाइड करना है। अब ये जो रिपोर्ट होता है ना, वो ग्लोबली आपका रिपोर्ट होता है, यानी कि इंडियन और फॉरेन ब्रांचेस, तो इंडियन ब्रांचेस और जो भी फॉरेन ब्रांचेस है सबका मिला करके आप यहाँ पर अपना टोटल एनपीए का रिपोर्ट प्रोवाइड करते हो। तो इस रिपोर्ट को बैंक कैलकुलेट करती है। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या कैलकुलेट करके आरबीआई को देती है, तो एक तो होता है ग्रॉस एडवांसेस। ग्रॉस एडवांसेस का मतलब टोटल आपका कितना लोन है, दिस इज कॉल्ड टोटल लोन ना। देखो ग्रॉस का क्या मतलब होता है, टोटल अमाउंट बिफोर डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन से पहले वाला जितना भी अमाउंट होता है। तो जैसे मान लो आपको अभी 100 लाख का आपके बैंक को लोन मिला है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड
अभी तक बिना किसी डिडक्शन के टोटल कितना है आपके पास, 100 लाख का लोन है। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एडवांसेस। या जैसे मान लो आपको हर महीने सैलरी 10,000 मिलती है, तो 10,000 इज योर ग्रॉस सैलरी, समझ में आया। और नेट एडवांसेस, नेट एडवांसेस का मतलब एक्चुअल आपके पास अब कितना लोन है। तो एक्चुअल लोन निकालने के लिए जो भी आपके अदर डिडक्शंस होते हैं, पहले उसको आप माइनस करते हो। अब जैसे सैलरी के एग्जांपल में समझो कि 10,000 इज योर ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब इस 10,000 में से 2,000 आप टैक्स पे कर रहे हो, तो नाउ व्हाट इज योर नेट सैलरी गाइस, तो नेट सैलरी कितनी हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही आपका नेट एडवांसेस होता है। तो अब ये जो 100 लाख का आपके पास ग्रॉस एडवांस है, इसमें से आप एनपीए वगैरह वाला माइनस करोगे। तो मान लो अगर आपका यहाँ पर एनपीए वगैरह माइनस करो, 20 लाख का मान लो डिडक्शन हो गया, मान लो 20 लाख का डिडक्शन हुआ, तो टोटल अभी आपके पास नेट एडवांसेस, नेट लोन कितना बचा है, तो 80 लाख का लोन बचा है। समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड नेट एडवांसेस। वैसे ही आप ग्रॉस एनपीए और वैसे ही आप नेट एनपीए निकालते हो। तो इन सब को कैलकुलेट करने के बाद आप ये रिपोर्ट सबमिट करते हो। ग्लोबली ये आपका एनपीए का डेटा होता है, जो आप रिपोर्ट आरबीआई को शेयर करते हो कि टोटल आपने कितना लोन दिया है, ठीक है। एक्चुअली आपके पास अमाउंट कितना है लोन का, ठीक है, कितना रिकवरी करना है और कितना अकाउंट एनपीए हो गया, सारी चीजों का आप डेटा आरबीआई को प्रोवाइड करते हो। तो एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस और प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आप इसको शेयर करते हो। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस ग्रॉस एडवांसेस, अगर मुझे देखने की टोटल लोन मेरे पास कितना है, टोटल एक बैंक के पास लोन कितना है, यानी ग्रॉस एडवांसेस, तो ये कैसे निकालते हैं। तो जो भी आपके स्टैंडर्ड एसेट होंगे, जो भी आपके स्टैंडर्ड लोन होते हैं ना, जो नॉर्मल लोन्स होते हैं, ठीक है, गुड लोन्स है ये बेसिकली, ठीक है। तो जितना भी आपका स्टैंडर्ड एसेट होता है उसको आप ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस एनपीए का मतलब जो आपका टोटल एनपीए हो रखा है अकाउंट, ठीक है, उसको आपको बैड लोन्स, यानी कि गुड लोन्स और बैड लोन्स दोनों को जब जोड़ देते हो तो आपका ग्रॉस एडवांसेस निकल के आता है। अरे ग्रॉस क्या, टोटल लोन कैसे होगा, टोटल लोन तो सारे लोन्स को मिलाकर ही करोगे ना, तो वो आपका फॉर्मूला है। अब आपको ग्रॉस एनपीए परसेंटेज निकालना है। तो ग्रॉस एनपीए का मतलब कि टोटल कितना आपका बैड लोन का परसेंटेज है, ठीक है। तो टोटल बैड लोन के परसेंटेज के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल बैड लोन है कितने। तो आपने टोटल बैड लोन मान लो आपको बैंक दे रखा है, ठीक है, तो टोटल बैड लोन आप डालोगे और डिवाइडेड बाय जो भी आपका टोटल लोन्स होगा, तो टोटल लोन्स और बैड लोन्स, और ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझ लो, देखो मान लो आपके बैंक में स्टैंडर्ड एसेट यानी अच्छे लोन है 50 लाख, ठीक है, और जिसमें से आपका जो टोटल एनपीए हो रखा है, इस 50 लाख में जो टोटल एनपीए है वो मान लो 20 लाख का है, ठीक है, एनपीए 20 लाख का। तो आपका टोटल एक्चुअली में लोन्स कितने हैं, तो टोटल लोन निकालने के लिए मेरे पास गुड लोन भी होना चाहिए और बैड लोन भी होना चाहिए। तो एक्चुअली में एक बैंक ने 70 लाख का लोन दिया था, जिसमें से वो बता रहा है इसका डेटा कि 20 लाख एनपीए हुआ है, ठीक है। नाउ अब पूछ रहा है कि ग्रॉस एनपीए बताओ। इन दैट केस अगर मुझे ग्रॉस एनपीए निकालना होगा कि कितना टोटल आपका लोन डिफॉल्टर हुआ है, बैड लोन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास ग्रॉस एनपीए है 20 लाख का, टोटल जो आपका बैड लोन्स है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे जो भी आपका ग्रॉस एडवांसेस है। ग्रॉस एडवांसेस मतलब टोटल एक्चुअली लोन आपने जो दिया है इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, जितने भी है एनपीए वगैरह सब मिला के, तो 70। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रॉस एनपीए परसेंटेज निकाल सकते हो। अच्छा, डिडक्शन क्या है, डिडक्शन का मतलब होता है जो भी आपने प्रोविजनिंग वगैरह करके रखी है, तो या तो ये वो मनी है जो रिकवर हो चुके हैं या कवर्ड कर लिया गया है बैंक्स के थ्रू, जैसे प्रोविजनिंग करते हैं ना, मनी असाइड में रखते हैं, ठीक है, ताकि हम फाइनेंशियल लॉसेस से खुद को बचा सके, या कोई ऐसे इंश्योरेंस क्लेम है, कोई ऐसा पार्ट पेमेंट कर दिया, पार्शियल पेमेंट किया है किसी कस्टमर ने, ठीक है, या कोई आपका रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट है, या कोई फ्लोटिंग प्रोविजनिंग है, तो ये सब हम डिडक्ट करते हैं। डिडक्शंस में आपके ये सारे इंक्लूड होते हैं। तो डिडक्शन मैं क्यों बता रही हूँ गाइस, क्योंकि एक और फॉर्मूला है, जब आपसे एग्जाम में नेट एडवांसेस पूछा जाता है, तो नेट एडवांस निकालने के लिए मेरे पास, मैंने कहा ग्रॉस का मतलब होता है टोटल अमाउंट, ठीक है, बिफोर डिडक्शन। नाउ जब नेट निकालना होगा तो मुझे डिडक्शंस तो करने पड़ेंगे, आफ्टर डिडक्शंस जो आपके पास एक्चुअल अमाउंट होते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं नेट। तो नेट एडवांसेस अगर मुझे निकालने हैं, यानी कि एक्चुअल लोन मेरे पास कितना है,
एक्चुअल लोन मेरा कितना है, अच्छा लोन की बात की जा रही है, टोटल एनपीए वगैरह डिडक्शंस वगैरह माइनस करने के बाद। तो देखो एक्चुअल अगर मुझे एडवांसेस निकालने हैं, एक्चुअल लोन निकालने, तो उसके लिए मेरे पास ग्रॉस एडवांस होना चाहिए। जैसे मेरे पास कितना था, 70 लाख था, ठीक है, 70 लाख मेरा टोटल लोन निकल के आया। अब उसमें से मुझे देखना है कि एक्चुअल लोन्स कितने हैं, तो एक्चुअल लोन के लिए मेरे को माइनस करना पड़ेगा डिडक्शन। तो कुछ प्रोविजनिंग वगैरह बैंक ने की होगी, कोई पार्शियल पेमेंट कस्टमर ने किया होगा, इस तरीके का कुछ होगा। तो मान लो 20 लाख इस तरीके का पेमेंट किया गया है, तो टोटल डिडक्शन मान लो 20 लाख है। तो मेरा नेट एडवांसेस कितना निकल के आएगा गाइस, तो 50 लाख का निकल के आएगा। आप समझ रहे हो? वैसे ही आप नेट एनपीए भी निकाल सकते हो कि टोटल एक्चुअली में कितना एनपीए हुआ है डिडक्शंस वगैरह हटाने के बाद, जो भी कवर रिकवर होने वाला है उन सबको डिडक्शंस को रिमूव करने के बाद। तो नाउ मेरे पास पता है मुझे ग्रॉस एनपीए कितना है। तो देखो ग्रॉस एनपीए मेरे पास मान लो 20 लाख है, ठीक है, तो 20 लाख है, और मान लो डिडक्शंस वगैरह मान लो 5 लाख है, तो टोटल मेरे पास नेट एनपीए यानी कि नेट जो बैड लोन्स है अभी बैंक के पास कितना है, 15 लाख की रिकवरी करनी है। अब वैसे ही आप नेट परसेंटेज भी निकाल लोगे, तो नेट परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास पहले तो आपके पास नेट एनपीए होना चाहिए जो कि 15 लाख का है। अब डिवाइड कर दोगे उसको नेट एडवांसेस से, नेट एडवांसेस आपके 50 लाख के निकल के आए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगा इस 100 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 30%, सॉरी, तो 30% आपका अभी नेट एनपीए का परसेंटेज है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 30% एक्चुअल एनपीए अकाउंट है जो आपको अभी रिकवरी करनी है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। बेसिक फॉर्मूला है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है गाइस, तो आपको टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, शायद आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाए। देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपके एग्जाम में अगर आना होगा तो, अ बैंक हैज अ ग्रॉस एडवांस। ग्रॉस एडवांस का क्या मतलब है, टोटल लोन्स की बात कर रहा है, इंक्लूडिंग योर स्टैंडर्ड और जो भी आपके ग्रॉस एनपीए सबको मिला करके कितना बता रहा है, 1000 करोड़ का है ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए भी आपको दे रखा है, टोटल जो आपका एनपीए है बिफोर डिडक्शन 200 करोड़ का दे रखा है। डिडक्शंस जो भी आपके प्रोविजनिंग वगैरह है उसकी बात की जा रही है, वो 50 करोड़ का किया हुआ है। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि फाइंड करो नेट एनपीए परसेंटेज, आपसे नेट एनपीए परसेंटेज पूछ रहा है। ग्रॉस की सारी वैल्यू दे रखी है, नेट एनपीए पूछ रहा है। तो सबसे पहले नेट एनपीए निकालने के लिए मुझे जो मेरा फॉर्मूला है नेट एनपीए परसेंटेज का, वो क्या है, पहले तो मेरे पास नेट एनपीए होना चाहिए, ठीक है। नेट एनपीए डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास नेट एडवांस है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, यही होना चाहिए ना, फॉर्मूला तो यही कहता है आपका, ठीक। तो अब ना तो मेरे पास नेट एनपीए दे रखा है, ना तो मेरे पास नेट एडवांस दिए हुए, लेकिन मेरे पास ग्रॉस एनपीए और ग्रॉस एडवांस और डिडक्शंस वगैरह सारे फॉर्मूले सारे वैल्यूज दे रखे हैं। तो नाउ सबसे पहले अभी हम नेट एडवांस निकाल लेते हैं। तो नेट एडवांस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, जो भी आपका ग्रॉस है, ठीक है, ग्रॉस एडवांसेस होते हैं, उसमें से आप माइनस कर दोगे जितने भी डिडक्शन है। तो डिडक्शन के बाद वाला नेट होता है ना नेट एडवांसेस। तो ग्रॉस आपका कितना है, 1000 करोड़ का है। 1000 करोड़ को माइनस कर दो 50 करोड़ से, कितना हो जाएगा ये गाइस, तो ये आ जाएगा 950 करोड़, ठीक है। तो आपका नेट एडवांस 950 करोड़ का निकल गया है। नाउ नेट एनपीए निकालेंगे, तो नेट एनपीए निकालने का भी सेम ही तरीके से निकालेंगे। नेट एनपीए कैसे निकलेगा, तो जो भी आपका ग्रॉस एनपीए है 200 करोड़ माइनस कर दो डिडक्शन यानी कि 50 करोड़, तो ये कितना हो जाएगा 150 करोड़। तो आपके पास नेट एनपीए 150 करोड़ है और आपके पास नेट एडवांसेस जो है वो 950 करोड़ है। तो अब मैं नेट एनपीए परसेंटेज निकाल सकती हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। लगा दो फॉर्मूला, 150 डिवाइडेड बाय 950 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैलकुलेट करोगे कितना परसेंटेज निकल के आएगा गाइस, 16%, मतलब अप्रोक्स 15.86 समथिंग परसेंट आएगा। तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे हम, तो 16% इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैं इसके एक्सप्लेनेशंस दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशंस भी डाल दिया है, जिनको भी देखना होगा देख लेंगे। अच्छा, एक मई 2023 का फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप बताओ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रिगार्डिंग कौन कौन सा इनकरेक्ट है। अब मैंने आपको बता दिया है कि एनपीए क्या होता है। नाउ अब देखो, पहला स्टेटमेंट है अ टर्म लोन बिकम एनपीए इफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट रिमेन ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, ये करेक्ट है। अ कैश क्रेडिट अकाउंट बिकम एनपीए ओनली व्हेन द आउटस्टैंडिंग एक्सीड द सैंक्शन लिमिट। अच्छा ऐसा है क्या, सिर्फ सैंक्शन लिमिट को एक्सीड करेगा तभी वो अकाउंट एनपीए होगा क्या। अच्छा देखो सी स्टेटमेंट देखो, अ बिल परचेज एंड द डिस्काउंटेड बिकम एनपीए इफ इट रिमेन्स ओवरड्यू, हाँ 90 डेज से ऊपर हो गया है तो। और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस में अगर अनपेड कोई भी रिसीवेबल्स है मोर देन आपका 90 डेज, ये भी करेक्ट है। देखो आपका बी इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको इसमें दो कंडीशंस बताए हैं। एक तो बताया कि अगर सैंक्शन लिमिट के अंदर है
ठीक है, 90 डेज हो गए हैं, अमाउंट को कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे, देन वो आउट ऑफ ऑर्डर आपका अकाउंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड आपका एनपीए अकाउंट। सिमिलरली अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जाता है, आउटस्टैंडिंग लिमिट हो जाती है, ठीक है, स्टिल नो क्रेडिट नो डिपॉजिट, एंड इन दैट केस 90 डेज हो चुके हैं, तो उस तरीके के अकाउंट को अगेन आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है, एंड तब जाकर के उस अकाउंट को हम डिक्लेयर करते हैं एज अ एनपीए। तो यहां पर एक ही चीज लिखा है, ओनली लिख दिया है, गलत है ना, ये गलत है ना, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट, एसेट क्लासिफिकेशन। देखो बैंक ने ना अपने एनपीए के जो भी अकाउंट्स होते हैं ना, उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में बेसिकली बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन क्लासिफाई किया है। अब ये क्यों क्लासिफाई किया जाता है? ताकि हम ये देख सके कि कितना एक्चुअली में हम रिकवर कर सकते हैं, क्या कोई कोई चांस है एनपीए अकाउंट्स की रिकवरी का, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे देखो 3 कैटेगरी है, एक सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है और लॉस एसेट है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है? ये वो अकाउंट होते हैं जो कि जिसमें कोई भी आपका जो ईएमआई है 12 महीने हो गए, 12 महीने से कम टाइम हुआ है, यानी 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर हुआ है, और एसेट्स रिमेन एनपीए। तो वैसा अकाउंट जो एनपीए है 12 महीने से कम है, स्टिल ये आपका रिकवरेबल होता है, ठीक है, क्योंकि अभी वो स्टेज पे आया है जहां पे आपके पास चांसेस है, ठीक है। अब आता है डाउटफुल एसेट, ये आरबीडब्ल्यू में पढ़ा रखा है, तो ज्यादा यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगी, बस सिर्फ आपको मैं बता देती हूँ डेटा, ठीक है। डाउटफुल एसेट्स में क्या होता है? तो एसेट्स जो कि आपका एनपीए हो रखा है, आपका जो टाइम पीरियड था 12 महीने से ऊपर हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो इसमें भी 3 कैटेगरीज होते हैं गाइस, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3। देखिए डाउटफुल 1 कब होता है? ऐसा अकाउंट जो कि 1 साल हो गए हैं, एनपीए हो रखा है, कोई भी आपका ईएमआई पे नहीं किया गया है, तो वो डाउटफुल 1 में जाएगा। डाउटफुल 2 में कब जाएगा? जब एनपीए हो गया है, अकाउंट 12 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो डाउटफुल 2 में जाएगा, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू 3 इयर्स है। अब डाउटफुल 3 में क्या हो जाएगा? अबव 3 इयर्स वाले सारे डाउटफुल 3 में। और लॉस एसेट तो वो एसेट होता है जिससे आप कोई भी सिक्योरिटी से कोई आप वैल्यू को रिकवर ही नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, आप इसका कोई भी रिकवर का चांसेस ही नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है बैंक के लिए, उसको लॉस एसेट कहते हैं, रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आपके प्रोविजनिंग होती है, क्या क्या मैंने आपको ये भी बताया था कि रियलाइजेबल आपका जो भी सिक्योरिटी वैल्यू है, अगर लेस देन 50% है फॉर द प्रीवियसली असेस्ड वैल्यू, तो उसको हम डाउटफुल एसेट बोलते हैं। ये आपको आरबीडब्ल्यूएम चैप्टर नंबर 14 को जाकर के पढ़िए, सेम चीज 2 जगह पढ़ने का कोई सेंस तो है नहीं गाइस, ठीक है। तो ये चीज आप वहां पे पढ़ेंगे, ये चीज वहां पे मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया है आपको। और इफ द रियलाइजेबल सिक्योरिटी वैल्यू लेस देन 10%, 10% आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट से है, देन उसको हम लॉस एसेट बोलेंगे। क्यों? 10% आप समझ रहे हो कि मान लो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 10 लाख रुपए का, जो आपको पे करना है बैंक को। नाउ जब बैंक आपके सिक्योरिटी एनपीए हो रखा है आपका अकाउंट, अब जब आपका बैंक यहाँ पर जो भी आपने सिक्योरिटी दिया था, ठीक है, उससे अगर रिकवर करने की कोशिश कर रही है, तो मान लो इसका मार्केट में जो प्राइस दे रहा है आपके सिक्योरिटी का, जब आपने दिया था तब तो आपने कहा था कि सिक्योरिटी का वैल्यू 8 लाख है, लेकिन अब इस सिक्योरिटी का वैल्यू 80,000 हो चुका है। तो मुझे बताओ, आपका 10 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ठीक है, और 80,000 एक्चुअल में अभी करंट में आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू है, तो आप कितना 10% से कम 8% तक भी आप रिकवर ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो इसको हम लॉस एसेट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉस एसेट। कुछ निकल ही नहीं रहा है, 80,000 से क्या कर लोगे? 10 लाख का लोन था भाई, 10 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट, 80,000 आप बेच के निकाल पा रहे हो, कोई फायदा नहीं है, दिस इज कॉल्ड लॉस एसेट। अब इसी से मोर देन आपका 50%, लेस देन 50% है ना, हाँ, तो लेस देन 50% होगा, यानी कि कुछ ऐसा अमाउंट है, मतलब 50 लेस देन 50% की आपकी रिकवरी हो जाती है। अब जैसे 10 लाख है, 10 लाख का 50% मान लो, अगर आप 5 लाख 4 लाख तक भी निकाल पाते हो, तो दिस इज कॉल्ड डाउटफुल एसेट। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखो अब एक क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आरबीडब्ल्यू में भी पूछा जाएगा और पीपीबी में भी, तो दोनों में ही आपको बहुत सारी चीजें सिमिलर देखने को मिलती होगी, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे पूछा है कि सब स्टैंडर्ड एसेट इज द वन विच हैज रिमेन एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल्स टू। तो एक सब स्टैंडर्ड एसेट्स कब होता है, एनपीए अकाउंट कब सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में जाता है गाइस? जब मैंने आपको बोला अमाउंट एनपीए हो रखा है लेस देन इक्वल्स टू 12 मंथ, यही बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे देखो ना कहाँ दे रहा है, ये रहा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए
प्रोविजनिंग, तो प्रोविजनिंग बैंक करती है, जैसे आपको जब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हमने जो एसेट को अपने क्लासिफाई किया है, नाउ उसके हिसाब से बैंक प्रोविजनिंग करती है, यानी कि उसके हिसाब से बैंक मनी को असाइड करके रखती है फॉर द फ्यूचर। अगर कल को कोई लॉस देखने को मिले तो बैंक के पास अपना खुद का मनी होना चाहिए रिकवरी करने के लिए, वरना बैंक फाइनेंशियली क्राइसिस में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर प्रोविजनिंग की जाती है। तो देखो आपको 4 कैटेगरीज दिए हुए हैं। एक लॉस एसेट है जिसमें तो आपको 100% की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एसेट है जिससे आप रिकवरी ही नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई अकाउंट है जो लॉस एसेट की कैटेगरी में जा चुका है, ठीक है, और मान लो 8 लाख का वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो 8 लाख का 8 लाख आपको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। और इसको आप राइट ऑफ भी कर देते हो अपने बैंक के बुक से। क्यों? क्योंकि इससे जब वैल्यू आपने तो कोई रिकवरी नहीं कर पा रहे हो ना, तो जब रिकवरी ही नहीं कर रहा है तो एक्चुअली इसको एंट्री में दिखाएं ही क्यों? ठीक है, तो आपको क्यों ही दिखाना है ये चीज, तो इसको आप हटा देते हो। लॉस एसेट है, बिल्कुल कोई चांस नहीं है कि यहाँ से आप कोई भी अमाउंट को रिकवर कर पाओ। डाउटफुल एसेट में मैंने आपको बताया 3 कैटेगरीज होते हैं ना आपके। डाउटफुल में एक साल तक, एक साल से 2 साल तक ये डाउटफुल 2 कैटेगरी होता है, ध्यान रखिएगा। और मोर देन 3 इयर्स क्या होता है? डाउटफुल 3 होता है। ये आपका डाउटफुल 1 होता है। अब देखो डाउटफुल एसेट्स में भी 2 तरीके से कैटेगरी को प्रोविजनिंग की जाती है। एक होता है आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन का, और एक होता है सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई है, और सिक्योर्ड में आपने कोई सिक्योरिटी दी होगी। ठीक है, तो अब जब कोई सिक्योरिटी ही नहीं दी है तो भाई रिस्क यहाँ ज्यादा है ना, तो 100% की प्रोविजनिंग होगी। लेकिन अगर सिक्योर्ड है, कुछ सिक्योरिटी आपने दे रखी है, अप टू 1 ईयर हो गया है उस अकाउंट को, एनपीए हो गया है वो, तो 25% की आप प्रोविजनिंग करोगे। अगर डाउटफुल 2 कैटेगरी में चला गया, यानी 1 to 3, तो 1 to 3 इयर्स के बीच में है तो 40% होगा। अगर डाउटफुल 3 में है, यानी मोर देन 3 इयर्स है, तो 100%। ये तो और रिस्की है। ठीक है, तो 100% करेंगे यहाँ पे। अच्छा, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में मैंने बोला था कि लेस देन इक्वल्स टू 12 मंथ होता है, राइट? तो उस केस में जनरल नॉर्मल प्रोविजनिंग आप 15% की करते हो। ठीक है, जो भी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, मान लो 5 लाख आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसका 15% निकाल लो। 5 लाख का 15% आप उतना करते हो। एडिशनल 10% की प्रोविजनिंग होती है अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन है। ठीक है, ये भी आपको लिखा हुआ है, तो एडिशनली ये जोड़ जाता है, तो टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 25%। तो जनरल वाला 15% और प्लस एडिशनल 10%, टोटल 25%। याद रखिएगा। तो इसमें भी आपका 2 कैटेगरी है ना, एक सिक्योर्ड वाला, एक अनसिक्योर्ड वाला। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए, अब स्टैंडर्ड एसेट कहोगे मैम स्टैंडर्ड एसेट्स में भी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। अरे करना तो पड़ेगा ना। अब अभी तो अच्छा चल रहा है ये स्टैंडर्ड में, क्या होता है कि कोई भी एनपीए नहीं हो रखा है, बढ़िया एनपीए ईएमआई वगैरह टाइम पे सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी इस केस में भी यहाँ पर आपको प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपका परसेंटेज बहुत कम होता है प्रोविजनिंग का। जैसे आपका एग्रीकल्चर लोन है, फार्म क्रेडिट है, या स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस लोन्स दे रहे हो, तो 0.25% अगर वो स्टैंडर्ड है तो। ठीक है, अब 10 लाख का लोन लिया होगा तो 10 लाख का 0.25% की प्रोविजनिंग कर लेना अगर स्टैंडर्ड है तो। सेम आपका कॉमर्शियल रियल एस्टेट के लिए 1% है। कॉमर्शियल रियल एस्टेट का आपका जो रेसिडेंशियल हाउसिंग होता है उसमें 0.7% है। हाउसिंग लोन जो सैंक्शन किया गया है आफ्टर 7 जून 2017, 0.25%। और बाकी जितने भी अदर लोन्स एंड एडवांसेस है उसमें 0.40। अच्छा, ये सब ना आपको याद करना है। ये ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ डेटा दिखा रही हूँ, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन आया था। खासकर ये आपका डाउटफुल कैटेगरी, डाउटफुल कैटेगरी आपको याद रखना है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का। एक क्वेश्चन दिखाती हूँ मई 2025 में, देखो गाइस कैसे क्वेश्चंस आए थे आपके प्रोविजनिंग से, सो दैट आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। देखो, a loan account with the outstanding balance of rupees 6 lakhs became NPA in 2021। 2021 में एक अकाउंट था 6 लाख रुपए का, वो NPA हो गया। ठीक है, एंड कंटिन्यू टू रिमेन अनपेड इन 2023। 2023 तक कंटिन्यू वो अनपेड रहा है, यानी 2021 से लेकर के 2023 तक कितने साल हो गए गाइस? ठीक है, तो ये कितने साल हो गए? यहाँ पे 2 साल हो गए। ठीक, 2 साल की बात की जा रही है। तो अगर 2 साल हो गया तो सबसे पहले तो ये बताओ कि वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? सब स्टैंडर्ड में जाएगा, स्टैंडर्ड में जा रहा है, स्टैंडर्ड में तो जाएगा ही नहीं, लॉस एसेट में जाएगा या डाउटफुल में जाएगा? ये किस में जाएगा? डाउटफुल में जाएगा। तो डाउटफुल में भी मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। डाउटफुल 1 कौन सा अकाउंट होता है एनपीए वाला? ग्रेटर देन 12 मंथ्स, यानी कि ग्रेटर देन 1 ईयर। और डाउटफुल 2 कौन सा होता है? 1 ईयर से लेकर के 3 इयर्स के बीच वाला। तो ये कौन सी कैटेगरी में जा रहा है गाइस? डाउटफुल 2। अब ध्यान देंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाउटफुल 2 कैटेगरी में गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नाउ
द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी अवेलेबल इज 3 लाख, 3 लाख की वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है। द अकाउंट इज नाउ क्लासिफाइड एज अ डाउटफुल एसेट। ये इसने इतना तो बता दिया है कि ये अकाउंट डाउटफुल एसेट है, लेकिन अब डाउटफुल एसेट में कौन सी कैटेगरी में है ये अब आप एग्जाम में बैठ के सोचोगे, है ना। तो व्हाट विल बी द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, तो कितनी प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने आपको तीनों ही बता दिया। डाउटफुल 1 होगा तो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 मंथ होगा, डाउटफुल 2 होगा तो 1 ईयर से लेकर के 3 इयर्स के बीच में होगा, और डाउटफुल 3 होगा तो आपका 3 इयर्स से ऑनवर्ड जाएगा, ठीक है। और डाउटफुल 3 में चला जाता है तो प्रोविजनिंग कैसे करते हैं गाइस, 100% की करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डाउटफुल 2 कैटेगरी में है, ठीक है, तो उस केस में कैसे होता है, तो देखो इसमें भी दो कैटेगरी मैंने बताया, एक सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड है तो 100% की हम प्रोविजनिंग करेंगे, लेकिन दूसरा एक और भी तो है डाउटफुल 2 में जिसको हम सिक्योर्ड बोलते हैं। तो सिक्योर्ड के केस में कितने परसेंट की आप डाउटफुल 2 कैटेगरी में आप प्रोविजनिंग करते हो गाइस, तो वही सवाल आपको उसी का जवाब देना है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्लैरिटी लोगे और उसके बाद ही सवाल का जवाब कर पाओगे ना। तो देखो 15% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग, नहीं ये गलत है। ये किस में था, ये सब स्टैंडर्ड की बात कर दिया, यहाँ पे गलत है ये। 25% ऑन द सिक्योर्ड पोर्शन एंड 100% ऑन द अनसिक्योर्ड। 25% आपका डाउटफुल 1 कैटेगरी में होता है गाइस, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा दूसरा देखो, 40% on the secured person and 100% on the unsecured, बिल्कुल। तो डाउटफुल सेकंड कैटेगरी में यही होगा, ठीक है। 40% ऑन सिक्योर्ड एंड 100% ऑन अनसिक्योर्ड। अब डाउटफुल 3 पूछा होता तो टोटल 100%, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर आपसे क्यों ऐसे क्वेश्चंस पूछता है और आपको क्यों लगता है कि ये बहुत लेंदी है, पीपीबी के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ठीक है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप हवा में उड़ा के आओगे ना। तो देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगी। अभी आप एमसीक्यू सीरीज चल रही है ना, करा दूंगी। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है गाइस, देखो विलफुल डिफॉल्टर तो वो डिफॉल्टर होता है जो जानबूझ के बनता है। जाना आरबीडब्ल्यूएम का चैप्टर नंबर 14 पढ़ लेना, ठीक है, वहां मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को ये सारी चीजें। तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो वैसा अगर कोई अकाउंट है जो जानबूझकर किया हुआ डिफॉल्टर अकाउंट है, उस केस में भी बैंक प्रोविजनिंग करती है। अब उस केस में भी दो तरीके की प्रोविजनिंग होती है गाइस, स्टैंडर्ड और एनपीए अकाउंट, दोनों की ही हम करते हैं, ठीक है। तो प्रोविजनिंग अगर स्टैंडर्ड की जा रही है तो 5% की प्रोविजनिंग होती है। तो ये किस पे अप्लाई किया जाता है, तो ऐसा कंपनी जिसका डायरेक्टर और उस जिस कंपनी का डायरेक्टर का नाम अपीयर हो रहा है मोर देन 1 इन अ विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट। अब कोई XYZ कंपनी है, उसका जो भी डायरेक्टर है उसका एक बार से ज्यादा बार विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में कैटेगरी में उनका नाम आ चुका है, और इस तरीके के किसी कंपनी के डायरेक्टर को आप लोन दे रहे हो, मान लो आप यहाँ पर 10 लाख का लोन दे रहे हो, ठीक है। दो दिस लोन इज स्टैंडर्ड, ठीक है, इसमें कोई भी अभी एनपीए नहीं हुआ, टाइमली सारी चीजें चल रही है, स्टिल आप 5% की प्रोविजनिंग करते हो। अब जब कोई अकाउंट एनपीए हो गया है इस तरीके के डायरेक्टर का, नाउ इन दैट केस आप प्रोविजनिंग कैसे करते हो गाइस, तो वो आपका प्रोविजनिंग होता है बेस्ड ऑन द एसेट क्लासिफिकेशन जो हमने किया है 3 कैटेगरी में, ठीक है। और जो पीरियड होता है एनपीए का, कितना टाइम पीरियड है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मैं दिखा दूं आप लोगों को कैसे की जाती है। देखो यहां पर एसेट क्लासिफाई किया हुआ है, सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड, सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड और डाउटफुल का तीनों कैटेगरी। पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ एनपीए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि कितना अगर कंपनी के डायरेक्टर का अकाउंट अगर एनपीए हो रखा है तो कितनी प्रोविजनिंग करनी है। ये होता है रेगुलर प्रोविजनिंग। रेगुलर प्रोविजनिंग तो ये आपका नॉर्मल वाला प्रोविजनिंग है, और एक होता है एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग, मान लो अकाउंट एनपीए हो रखा है तो रिस्क हाई होता है, तो हाई रिस्क होने की वजह से एक्सेलरेटेड का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करना। जब एनपीए हो जाएगा आपका अकाउंट तब का है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, डेटा याद रखना है आपको। देखो सब स्टैंडर्ड एसेट है, अप टू 6 मंथ हो गए हैं, पीरियड एनपीए हो रखा है, 15% की आप नॉर्मल प्रोविजनिंग करोगे। और इस केस में क्योंकि इस केस में आप कोई भी एक्सेलरेटेड एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग नहीं करते हो। अगेन अगर सब स्टैंडर्ड है, अब इसका टाइम पीरियड बढ़ गया है एनपीए का, 6 मंथ से 1 ईयर हो गया है, तो 15% की तो आप रेगुलर नॉर्मल प्रोविजनिंग करोगे ही करोगे, साथ के साथ एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कितनी करोगे, एक्सेलरेटेड 25% की करोगे। चलो अभी अगर सब स्टैंडर्ड की बात करूं, अनसिक्योर्ड है,
6 मंथ है, ठीक है, अनसिक्योर्ड है, 6 मंथ है। नाउ इन दैट केस 25% करोगे अदर्स के केस में, और 20% करने वाले हो आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपका हाईवे प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है ना, उन सारे के केसेस में 20% का करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लोन देते हो, उस तरीके का अकाउंट अगर एनपीए हो रखा है, अनसिक्योर्ड है, 6 मंथ हो चुके हैं, देन आपको 20% करना होता है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा लोन दिया है आपने अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, 25% है, और आपका एक्सेलरेटेड एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा प्रोविजनिंग, अगेन 25% हो जाएगा। नाउ सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड 6 से 1 मंथ हो गया है, 6 मंथ से 1 ईयर हो चुका है, तो 25% आपका अगेन अदर। देखो ये वाला तो सेम ही है, 6 मंथ वाला और 6 मंथ से 1 ईयर वाला, ठीक है, 25% और 20%। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वाला होता है ना, फिर वो बढ़ जाता है, तो 40% हो जाएगा, ठीक है। अभी डाउटफुल 1 में है, अब दूसरे साल में अगर वो चला गया है, टाइम पीरियड उसका डाउटफुल 1 में है, 25% होगा, ठीक है, इस केस में भी, और 100% होगा। अगर 25% कब होगा, जब सिक्योर्ड है, और 100% आपको अनसिक्योर्ड में करना होता है। सिमिलरली एक्सेलरेटेड, यानी कि आपका जो भी एक्स्ट्रा है, रिवाइज्ड एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग कितना हो जाएगा आपका, 40% फॉर द सिक्योर्ड और 100% फॉर द अनसिक्योर्ड। सिमिलरली आपका डाउटफुल सेकंड है, और सिमिलरली आपका डाउटफुल थर्ड कैटेगरी है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा गाइस, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलो मैं बता देती हूँ, थोड़ा हेल्प कर देती हूँ कि याद क्या करना है आपको। ये वाला याद कर लेना, ठीक है, ये याद कर लेना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये वाला तो याद कर ही पाओगे ना, 6 मंथ वाला, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा, ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इतने परसेंटेज है कि आपको कंफ्यूजन होगी। बस इतना याद रखना, डाउटफुल का अनसिक्योर्ड, चाहे वो रेगुलर प्रोविजनिंग हो, चाहे वो रिवाइज प्रोविजनिंग हो, 100% होगी। लेकिन जब हम यहाँ पर डाउटफुल फर्स्ट कैटेगरी के सिक्योर्ड में जाएंगे, तो आपका 25% होगा इन रेगुलर, और एक्सेलरेटेड में 40%, ऐसे याद कर लो। और डाउटफुल सेकंड या थर्ड में अगर आप चले जाते हो, नाउ इन दैट केस जो एक्सेलरेटेड है वो तो दोनों ही के केस में 100 होगा, लेकिन जो रेगुलर प्रोविजनिंग है सिर्फ डाउटफुल सेकंड की कैटेगरी में सिक्योर्ड है, तो 40% होगा। ऐसे याद कर लो गाइस, याद तो आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। ये डेटा देख लेना एक बारी। चलो 1 जून का क्वेश्चन दिखाती हूँ, देखो डर गए होगे क्वेश्चन देख के कि मैम इतना बड़ा क्वेश्चन लेकर के क्यों आ गए। अब आया है एग्जाम में तो लेके आऊंगी ना। देखो, द प्रोविजनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन्स और एक्सपोजर ऑफ अ बैंक to companies having director appearing more than once in the list of the willful defaulter will attract accelerated provisioning of dash in case of substandard yani substandard unsecured asset if NPA period is between 6 months से 1 year। कह रहा है सब स्टैंडर्ड एसेट है, ठीक है, वो भी अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड नहीं बोल रहा है। इसका एनपीए का टाइम पीरियड बता रहा है 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक का। अब आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेटेड बता दो, यहाँ पे प्रोविजनिंग एक्सेलरेटेड कितना करते हैं, 25%, 30%, 40% या 100%। तो मैंने आपको कहा था जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा आपकी प्रोविजनिंग बढ़ती चली जाएगी। तो इस केस में कितना होगा गाइस, इस केस में हो जाएगा आपका 40%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो पीछे चल लो, देख लो डेटा, आपको लगेगा, आपको क्लैरिटी। देखो एक्सेलरेटेड के केस में क्या है, 40% की प्रोविजनिंग है, ठीक। ऐसे ही आपसे सिक्योर्ड का भी पूछ सकता था ना, 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक का, और बोलता है एक्सेलरेटेड आप रिवाइज एक्सेलरेटेड आप प्रोविजनिंग बता दो, तो 25% होगा। याद रहेगा। अगर रेगुलर नहीं याद है, एक्सेलरेटेड याद कर लो कम से कम, एक्सेलरेटेड इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये चारों पांचों जितने भी लिस्ट है उसको याद कर लेना। चलो आगे चलते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगेन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मोस्ट ऑफ द पोर्शन आप आरबीडब्ल्यू में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। आई होप आपको इस बात की क्लैरिटी हो। बाद में मत पूछना कि मैम आपने पूरी तरीके से क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, बिकॉज आरबीडब्ल्यू में दोनों ही सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो एक जगह मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, तो एक ही चीज 5 बार क्यों पढ़ना है आपको, ठीक है, पहली चीज। बाकी जो भी टॉपिक्स बताए हैं अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, याद जरूर कर लेना है। देखो गाइस, मैं आपको बार बार बता दे रही हूँ कि आपको ये डेटा पता होना चाहिए, प्रोविजनिंग वाला पता होना चाहिए, एसेट क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट था वो सब मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नाउ अब अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो इस दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ जाओ। ये पेड बैच का आपको लिंक है, इनरोल करना है कर सकते हैं, नहीं करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गरिमा जैब के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज की आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती है गाइस। तो अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है इन अ सिंगल अटेम्प्ट, पहली बार दे रहे हो, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट आरबीडब्ल्यूएम पीपी बार एक ही बार में चाहते हो कि क्लियर हो जाए, तो बस आपने सब्सक्राइब करके रख लेना है।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं से भी जुड़ जाओ। टेलीग्राम से इसलिए जुड़ो क्योंकि सारे क्लासेस के जो पीडीएफ्स होते हैं मैं आपको वहाँ पे देती हूँ। दूसरी चीज़, रात के 9 साढ़े 9 में आप लोगों की एमसीक्यू की सीरीज चलती है। आज आप लोगों के लिए मैं एएफएम की स्ट्रेटजी लेकर के आ रही हूँ कि कैसे आप एएफएम को पढ़ोगे, क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या छोड़ना है। आईएएफएस बता दिया है, पीपीबी बता दिया है, एएफएम बता देती हूँ, फिर कुछ टाइम के बाद मैं आरबीडब्ल्यूएम का भी आपको बता दूंगी, क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या छोड़ना है। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, बाकी आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आज 9:30 में मैं लाइव आऊंगी, आप लोगों को बता दूंगी कैसे पढ़ना है। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं अब हम लोग रात के क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।